Hello students, this is Dr. Abhishek Misra with yet another video on the same topic, that is your food poisoning, but this is the second part of the food poisoning. तो फूड पॉइजनिंग के पहले वीडियो में हमने बात किया था कि फूड क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते किसको हैं, फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाता है। वहाँ हमने बताया था कि वहाँ दो फैक्टर होते हैं, एक एंडोजिनस फैक्टर और दूसरा होता है एक्सोजिनस फैक्टर। तो इन माय लास्ट वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट एंडोजिनस फैक्टर और आज हम बात करेंगे एक्सोजिनस फैक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक्सोजिनस फैक्टर में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, वहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं कुल 5 ग्रुप में। पहला है आपका केमिकल्स, दूसरा फूड एलर्जेंस, थर्ड इज योर पैरासाइट्स, फोर्थ इज बैक्टीरिया एंड फिफ्थ एज वेल एज लास्ट इज योर फंजाई। तो एक एक करके हम बात करेंगे सारे फैक्टर्स एक्सोजिनस फैक्टर के बारे में। फर्स्ट केमिकल के बारे में बात करते हैं। देखिए, केमिकल मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ अगर भोजन के साथ मिल गया है और उसके कारण अगर कोई पॉइजनिंग होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, और उस फैक्टर को हम कहेंगे कि केमिकल फैक्टर है। कुछ केमिकल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग आर एज अंडर, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होता है, बेसिकली ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड होते हैं, जैसे आपका फ़िश है, मीट वगैरह है ना, उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होता है। और ये मात्रा उनमें ज़्यादा इसलिए हो जाता है, ये फूड चेन से उनके बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये जो रासायनिक पदार्थ है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, वो अगर मात्रा में ज़्यादा है, जैसे बेसिकली पोंड्स वगैरह में अगर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसको किसी वजह से, किसी कारण से फूड चेन के से होते हुए उनके बॉडी में वो ये जो कंपाउंड है वो पहुंच जाता है और वहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। और अल्टीमेटली जब ह्यूमन बींग्स उसको खाते हैं, उस क्रिएचर को खाते हैं, तो ये उनके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। फूड चेन ही है वहाँ पर भी। तो उसके कारण क्या होता है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, या ये कहिए कि पॉइजनिंग वाले जो सिम्टम्स दिखते हैं वो स्किन बर्निंग वगैरह और एक्नी वगैरह, है ना, मुहासे वगैरह चेहरे पर या स्किन्स में दिखने लगते हैं। इसके अलावा रैसेस वगैरह स्किन पर दिख जाता है। तो स्किन टॉक्सिसिटी बेसिकली इसमें दिखता है इस कंपाउंड के कारण। वैसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड वगैरह में, लेड का अगर फूड में मिक्सिंग हो जाता है, चाहे एक्सीडेंटली, या तो ये कहें कि हैवी मेटल्स जनरली कैसे फूड में उनकी प्रेजेंस हो जाती है। बेसिकली जैसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वगैरह, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, अगर वो पानी के स्रोत में मिश्रित हो जाता है और कोई किसान उस पानी से अपने खेत को या फसलों को सींचता है, तो उससे क्या होता है, जो हैवी मेटल्स उस पानी में है वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके क्रॉप में। और क्रॉप, उस फसल को अगर कोई, फिर वो जब मार्केट में आता है, फिर कोई उसको, उस फूड मटेरियल को अगर खाता है, उस ग्रेन्स से बना हुआ फूड मटेरियल या वेजिटेबल्स में आ जाता है, तो उस वेजिटेबल को अगर कोई कंज्यूम करता है, खाता है, तो क्या होता है, वो हैवी मेटल्स ह्यूमन बींग के शरीर में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे ही हैवी मेटल्स में से एक है आपका लेड। तो लेड के टॉक्सिसिटी होने से क्या होता है, हेडेक वगैरह या सिर में चक्कर वगैरह इस टाइप के एक्यूट सिम्टम्स दिखते हैं। वैसे ही आर्सेनिक के कारण भी हेडेक वगैरह, जंडिस या मसल फाइबर वगैरह में ऐंठन वगैरह जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से कैडमियम की जब मात्रा अधिक हो जाती है बॉडी में, फूड पॉइजनिंग हो जाता है अगर कैडमियम का, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ हाइपर कैल्शियूरिया हो जाता है। हाइपर कैल्शियूरिया मतलब बोन से कैल्शियम निकल के
यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है। मतलब यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने लगता है, और जब ज़्यादा हो जाएगा वहाँ डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है, अर्थात कैल्शियम लीच आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, बोन फ्रेजाइल होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, और बोन्स में पेन होने लगता है। इसके अलावा यूरिन वगैरह में शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेरिया। इसी प्रकार से क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स, तो ये जो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इनकी मात्रा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस टाइप के जो फूड को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो हम देखते हैं कि इस कंपाउंड का, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक्स का टॉक्सिसिटी, या ये कहिए कि फूड पॉइजनिंग उस व्यक्ति में दिखने लगता है। वो फूड पॉइजनिंग कैसा होता है, जैसे आँखों से आंसू ज़्यादा निकलने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है, ज़्यादा पसीना निकलता है, इचिंग होता है स्किन्स में, खुजलाहट वगैरह होता है, और साथ में साथ शरीर धीरे धीरे दुबला होते जाता है, मसल वेस्टिंग होता है वहाँ पर। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, जिनके लिस्ट ऑफ केमिकल्स हैं जिनके कारण फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है। नेक्स्ट इज योर फूड एलर्जेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि फूड एलर्जेंस होते क्या हैं, तब हम समझेंगे कि इसके कारण फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है। तो फूड एलर्जेंस बेसिकली एंटीजेंस होते हैं, और एंटीजेंस ऑफ प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है प्रोटीन नेचर है, तो ये ऐसे फूड में पाए जाते हैं जहाँ की प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे एग, अंडा, है ना, मीट है, मछली है, या बीन्स वगैरह हैं, उनमें ये फूड एलर्जेंस पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो फूड एलर्जेंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये सभी पर दिखेगा। ये कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी होता है, तो उनमें ये लक्षण दिखते हैं। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। जैसे अब ये फूड एलर्जेंस, जैसा कि मैंने बताया, होता क्या है, तो इसके कारण बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। जो व्यक्ति इस फूड एलर्जेंस या कोई पार्टिकुलर फूड एलर्जेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स दिखते हैं, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी को अगर सिंपली हम ये कहें, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी पैथोजन अगर हमारे रोगाणु जिसको बोलते हैं, अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो रिएक्ट करता है, वो हमारे शरीर को उससे बचाने के प्रयास करता है। लेकिन अगर वो रिएक्शन जो है, इम्यून रेस्पॉन्स है, वो ऑटोमेटिकली अगर स्टार्ट हो जाए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे शरीर को वो नकारात्मक प्रभाव, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को नकारात्मक प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है, दर्शाना स्टार्ट कर देता है। उसी को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये किस कारण से होता है, यही जो भोजन में फूड एलर्जेंस उपस्थित होते हैं उनके कारण होता है। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये जनरली IgE मीडिएटेड होते हैं, अर्थात IgE के कारण होता है, लेकिन किसी किसी केस में IgG और सेल मीडिएटेड भी होता है। जो मेजर चीज़ ये फूड एलर्जी में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब जिसके कारण फूड एलर्जी होता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन E और इम्यूनोग्लोबुलिन G। वैसे ही बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स का भी इसमें रोल होता है फूड एलर्जी में। मास्ट सेल बेसिकली दो प्रकार के केमिकल का रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का रिलीज़ करते हैं। जैसे इमीडिएट रिएक्शन के लिए वो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन नाम के प्रोटीन्स का रिलीज़ करता है, वहीं पर स्लो रिएक्शन के लिए या लॉन्ग टर्म रिएक्शन के लिए वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोडेरिन्स का सेक्रेशन करते हैं, है ना। अब इसके कारण क्या होता है, फूड एलर्जेंस के कारण हम देखते क्या है कि स्किन वगैरह में रैशेस उत्पन्न हो जाता है, स्किन में इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, खुजली होना स्टार्ट होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो त्वचा है वो सूजने लगता है, जैसे होठ का सूज जाना या
चेहरा सूजना स्टार्ट कर देता है, फूलना स्टार्ट कर देता है, और एब्डोमिनल पेन वगैरह भी सर्व केस में हम देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एक फूड पॉइजनिंग का एक पार्ट होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब परजीवी। तो यहाँ परजीवी के मैंने कुछ ही उदाहरण लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल इन्हीं तक लिमिटेड है। जैसे मैंने इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ बात किया है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि आप जानते हैं एक प्रोटोजोन है जिसके कारण पेचिस होता है, खूनी पेचिस जिसको बोलते हैं। वैसे ही दूसरा मैंने जो पैरासाइट लिया है दैट इज़ योर जियार्डिया, ये भी एक प्रोटोजोन्स है जिसके कारण जियार्डियासिस होता है। और तीसरा एक लिया है निमेटोड जिसका नाम है ट्राइचिनेला। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका जो ये परजीवी है, ये आपके भोजन तक पहुंचता है। बेसिकली फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, ये इनको कैरी करके फूड तक पहुंचा देती हैं। इनके स्पोर्स को लाकर फूड पर गिरा देती हैं। अब उस भोजन को अगर जिसमें कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के स्पोर्स हैं, उस भोजन को यदि कोई खाता है तो वो जो पैथोजन है, या ये कहिए कि वो जो परजीवी है, वो उसका स्पोर भोजन के साथ उसके शरीर में चला जाता है। चलने के पश्चात वो अपना लाइफ साइकिल या जीवन चक्र को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण अमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री होता है। और एमीबिक डिसेंट्री के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीकल मैटर या मल के साथ रक्त निकलना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मिचली आना, वॉमिटिंग होना, सिर में दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए यूजुअली फिमेजिलिन या टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जैसे दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। और कंडीशन ज़्यादा सर्व होने पर इमेटिन नाम का इंजेक्शन भी देते हैं। इसी प्रकार से जियार्डिया का देखिए, तो जियार्डिया के कारण, जैसा कि मैंने बताया था, जियार्डिया के कारण जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं जियार्डियासिस। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टूल होता है, मल के साथ लिपिड भी बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये जियार्डियासिस के हार्मफुल इफ़ेक्ट के कारण, नकारात्मक प्रभाव के कारण क्या होता है कि वो लिपिड का पाचन को रोक देता है, लिपिड को पचने नहीं देता है ना। क्योंकि बाइल जूस सिक्रेशन ही रोक देता है। बाइल जूस का जब सिक्रेशन नहीं होगा तो आप जानते हैं लिपिड का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। जब इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा। तो लिपिड क्या होगा, मल के रास्ते बाहर निकलने लगता है। और दूसरा जो सिम्टम्स दिखता है वो है पेट में दर्द होना, मिचली होना, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए मेट्रोनिडाजोल या पैरोमाइसिन जैसे दवा दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए, या इस जो पैरासाइट है, परजीवी है, उसको नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज योर ट्राइजिनेला। ये भी क्या है, ये भी भोजन के साथ आपके शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो ट्राइकोनेसिस नाम का डिजीज़ कॉज करता है, डिजीज़ को, रोग को उत्पन्न करता है, जिसके कारण डायरिया, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नौसिया, सिर में दर्द, बुखार, रैशेस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। और इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल या मिबेंडाजोल वगैरह दिया जाता है पेशेंट को। सो नेक्स्ट इज योर बैक्टीरियल कॉज। अब बैक्टीरिया भी क्या है, किसी न किसी माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस्ड फूड है, भोजन को बनाया, उसको अगर कवर नहीं किया है या ज़्यादा दिन तक वो बाहर ही पड़ा रह गया है, तब भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करने लगती है, अपना लाइफ साइकिल बढ़ाने लगता है। या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड है, जैसे जो मान लीजिए कैन वगैरह में पैक होकर आता है, या बॉटल वगैरह में पैक होकर आ रहा है, या प्लास्टिक रैपर्स वगैरह में पैक होकर आ रहा है। अगर ये
रैपर्स वगैरह या बॉटल या कैन वगैरह कहीं से अगर लीक है तो हम क्या देखते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के कारण क्या होता है, वो फूड को कंटामिनेट कर देता है। अब वो फूड को अगर कोई खाता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने लगेंगे। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग समझने के लिए सबसे पहले 3 टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ योर एंडोटॉक्सिन, सेकेंड इज योर एक्सोटॉक्सिन, और थर्ड इज योर एंटेरोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जो होता है ये बेसिकली, ये जो टॉक्सिन होता है ये बैक्टीरिया के शरीर का एक पार्ट ही होता है, एक कोई बायोमॉलिक्यूल है जो उसके सेल वॉल का पार्ट होता है, और वो टॉक्सिन के तरह बिहेव करने लगता है यदि बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर में जैसे ही पहुंचा। अगर बैक्टीरिया मर भी गया है तो ये कंपाउंड जो है या ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये उसके शरीर से बाहर निकलकर टॉक्सिन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का एक पार्ट ही होता है। और नेचर वाइज भी अगर देखिएगा तो इसका जो नेचर होता है ये लाइपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये बेसिकली, है ना। सेल वॉल को बनाने में एक इनका मेजर रोल होता है, तो लाइपोपॉलीसेक्राइड होते हैं ये नेचर वाइज। वहीं एक्सोटॉक्सिन जो होता है ये बेसिकली बैक्टीरिया अपने अंदर सिंथेसाइज करता है, उसको बनाता है और बाहर अपने इन्वायरमेंट में इसको निकालता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एक्सो मतलब यहाँ पर जैसे एक्सो टर्म यूज़ करा गया, एक्सो मतलब ही होता है बाहर निकालना, है ना। तो ये जो टॉक्सिन होता है ये बैक्टीरिया अपने अंदर सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है उसका, और संश्लेषण करने के पश्चात अपने बाह्य वातावरण में निकालता है इसको, है ना। तो उस टाइप के विष को हम बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। वहीं एंटेरोटॉक्सिन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन का ही एक प्रकार है वो, लेकिन बेसिकली एंटेरोटॉक्सिन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि एंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइनल सेल। तो ये जो टॉक्सिन बैक्टीरिया जो निकाल रहा है इस टॉक्सिन का एक नेचर होता है कि ये इंटेस्टाइनल सेल को ही डैमेज करते हैं, अर्थात जो इनका टॉक्सिसिटी दिखेगा वो केवल इंटेस्टाइनल सेल्स में ही दिखता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंटेरोटॉक्सिन। तो अब एक एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे इसको। तो फर्स्ट इज योर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, एक और चीज़ बताना था, जैसे जो एंडोटॉक्सिन होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही बनाते हैं इसको, या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ही सेल वॉल का ये पार्ट होता है। वहीं एक्सोटॉक्सिन जो होता है ये आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी बनाते हैं इसको, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बनाते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम का। तो ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक एक्सोटॉक्सिन का सेक्रेशन करता है ना, सेक्रेशन करता है जिसको हम बोलते हैं बोटुलियम टॉक्सिन। तो और इस टॉक्सिन के कारण क्या होता है, इस टॉक्सिन के कारण रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पायरेटरी पैरालिसिस, मतलब ये सीधे सीधे हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम पर इनका टॉक्सिसिटी दिखता है। इस जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की जो टॉक्सिन निकल रहा है उस एक्सोटॉक्सिन के कारण हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक पर या रेस्पायरेटरी सिस्टम रदर आप बोलिए, रेस्पायरेटरी सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है, नकारात्मक प्रभाव दिखता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है इसका कंटामिनेशन कैसे हो जाता है, अगर कोई कैंड फूड है और वो लो एसिडिक फूड है, अगर लो एसिडिक जैसे कॉर्न हो गए, बीन हो गया, या आपका फर्मेंटेड फूड्स वगैरह हो गए, अगर वो कैंड हैं और कैन कहीं से लीक्ड हो गया है तो इस बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाता है। बैक्टीरिया वहाँ फूड में प्रवेश करके अपनी संख्या बढ़ा देता है ना। तो वो फूड कंटामिनेटेड फूड अगर कोई लेता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, इस बैक्टीरिया का फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड बैक्टीरिया जो है आपका क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये भी क्लॉस्ट्रीडियम जीनस का ही
दूसरा एक स्पीसीज है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ये एंटेरोटॉक्सिन बनाता है, अपने शरीर के अंदर बनाता है, और इसको जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है ये बैक्टीरिया, ये एंटेरोटॉक्सिन को अपने शरीर से बाहर निकालता है। तो निकालने के फलस्वरूप क्या होता है, ये एंटेरोटॉक्सिन जैसे ही इंटेस्टाइन में आया, ये इंटेस्टाइनल सेल को डैमेज करना, या ये कहिए कि उस पर नकारात्मक प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, है ना, और डायरिया वगैरह, मिचली आना, वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग वगैरह जब होता है तो एनर्जी लॉस होता है, जिसके कारण हेडेक वगैरह के भी सिम्टम्स दिखने को मिल जाते हैं। जनरली इस बैक्टीरिया का जो कंटामिनेशन होता है वो रोस्टेड मीट में होता है। रोस्टेड मीट या फिश वगैरह अगर है तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया जैसे ही वहाँ पर इस टाइप के फूड पर ये बैक्टीरिया पहुँचता है, वहाँ पर अपनी ग्रोथ करता है, तो फूड को कंटामिनेट कर देता है। अब वो कंटामिनेटेड फूड को अगर कोई लेगा तो इस बैक्टीरिया का फूड पॉइजनिंग दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बैक्टीरिया इज योर बैसिलस सीरुअस। ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये दोनों प्रकार के टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का भी, और इसके कारण जो हार्मफुल इफेक्ट या फूड पॉइजनिंग जो होता है वो हो जाता है डायरिया, है ना। इस बैक्टीरिया के कारण जो फूड पॉइजनिंग होता है उसका जो सिम्टम्स होता है वो होता है डायरिया। और बेसिकली ये बैक्टीरिया जो होता है ये बॉयल्ड एंड फ्राइड फूड में कंटामिनेशन कर देता है। बॉयल्ड एंड फ्राइड फूड अगर ओपन स्पेस में रखा गया, खुले में रखा गया है, तो वहाँ इस बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाता है, जिसके कारण इस डायरिया जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल स्पीसीज इज योर स्टेफिलोकोकस ऑरेंस। ये भी एक एंटेरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है ना। उस एंटेरोटॉक्सिन को हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन, जिसके कारण क्या होता है कि स्किन बर्न या पिंपल्स वगैरह, एक्नी वगैरह, मुहासे जिसको बोलते हैं मुहासा, या नाक से पानी वगैरह आने लगता है। और ये बेसिकली ये बैक्टीरिया डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स को कंटामिनेट करते हैं। तो उस टाइप का अगर कंटामिनेटेड फूड अगर कोई लेता है तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग दिखता है उस व्यक्ति में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंगल एक्सोजीनस फैक्टर रदर। तो यहाँ भी मैंने कुछ स्पीसीज़ को लेकर समझाने का प्रयास किया है। उनमें से उन स्पीसीज से भी रदर हम ये बोलेंगे कि उनके द्वारा रिलीज होने वाले केमिकल को लेकर मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे एफ्लोटॉक्सिन, ये जनरली ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो ये केमिकल का रिलीज़ करते हैं, एफ्लोटॉक्सिन का इसलिए सीक्रेट करते हैं ताकि दूसरा कोई स्पीसीज़ का ग्रोथ ना हो पाए। जहाँ पर उनका ग्रोथ है, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पर दूसरा कोई पॉपुलेशन, दूसरे स्पीसीज़ का पॉपुलेशन ना हो, इसलिए एफ्लोटॉक्सिन का सीक्रेशन करते हैं। तो ये जनरली पैडी वगैरह में अपना ग्रोथ करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन अगर उस पैडी में है, अगर उस पैडी को या उस हे को कोई कैटल्स जो कि दूध देती हैं, दूध देने वाले जितने भी जीव हैं, अगर उनमें से कोई खाता है और उसके द्वारा सेवन किया गया वो कंटामिनेटेड फूड खाने के पश्चात अगर उस एनिमल का दूध अगर कोई ह्यूमन बीइंग पीता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो वो एफ्लोटॉक्सिन फंजाई ने रिलीज़ किया है, बाहर निकाला हुआ है उस घास में, या ये कहिए कि हे में, पैडी में जो एफ्लोटॉक्सिन उपस्थित है, उसको गाय ने खाया, उस गाय के दूध में एफ्लोटॉक्सिन आ जाता है। और वो एफ्लोटॉक्सिन फिर क्या है, जैसे ही ह्यूमन बीइंग कोई भी व्यक्ति अगर सेवन करता है उस टाइप के दूध का जिसमें कि एफ्लोटॉक्सिन उपस्थित है, तो वो एफ्लोटॉक्सिन उसके शरीर में आ जाता है, जिसके कारण एफ्लोटॉक्सिन का जो नकारात्मक प्रभाव है, या ये कहिए कि फूड पॉइजनिंग है, वो अब उसमें दिखता है।
वो नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हम देखते हैं कि ये म्यूटाजेनिक होता है, अर्थात म्यूटेशन वगैरह भी कॉज करता है। इसके अलावा ये कार्सिनोजेनिक भी होता है ना। वैसे ही दूसरा जो केमिकल है वो है ट्राइकोथेसेंस। तो ट्राइकोथेसेंस जो है ये एक ग्रुप ऑफ टॉक्सिन है जो कि नंबर ऑफ फंजाई इसका रिलीज़ करते हैं, जैसे फ्यूसेरियम है, माइरोथेसियम है, ट्राइकोडर्मा है, सिफोलोस्पोरियम है। इसके अलावा और भी बहुत फंजाई के जनरा होते हैं, जैसे ट्राइकोथेसियम, ट्राइकोडर्मा, सिफेलोस्पोरियम के अलावा भी जैसे एक है वर्टिसी मोनोस्पोरियम, है ना। तो वो सब रिलीज़ करते हैं इस केमिकल का। और इस केमिकल के कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग जो होता है वो होता है वॉमिटिंग वगैरह होना, या स्किन में इन्फ्लेमेशन जैसे रेडनेस हो जाना, खुजली होना, है ना, दाना निकल जाना स्किन में, इस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। इसके अलावा डायरिया और हेमरेज भी होता है ना। तो इस टाइप का ये जो फंगस हैं जो ट्राइकोथेसिन्स का सिंथेसिस करते हैं, जो इस टॉक्सिन का रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, वो जनरली ग्रेन्स में अपना ग्रोथ करते हैं। तो ग्रेन्स में जैसे ही ये फंगल स्पीसीज़ वगैरह ग्रो करेंगे तो वो इस केमिकल को रिलीज़ करेंगे। वो केमिकल उस ग्रेन्स पर उपस्थित होता है। अब जब भी कोई व्यक्ति उस ग्रेन्स को खाता है तो उसका जो इस केमिकल का ट्राइकोथेसेंस का फूड पॉइजनिंग उस व्यक्ति में दिखने लगता है। इसी प्रकार से दूसरा एक टॉक्सिन है, दैट इज़ योर फुमोनेसिन्स। तो फुमोनेसिन्स बेसिकली फ्यूसेरियम के कुछ स्पीसीज़ इसको रिलीज़ करते हैं, मतलब इस टॉक्सिन को निकालते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और ये कुछ ग्रेन्स में ही इनका जो अगर ग्रोथ है तो उस ग्रेन्स में ग्रेन्स को खाने के कारण फूड पॉइजनिंग दिखता है। और वो फूड पॉइजनिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट में दिखता है कि इसोफेगल कैंसर वगैरह हो जाता है ना। अब नेक्स्ट ऐसे ही एक जो टॉक्सिन है वो आपका जेरालिनॉन है। ये भी फ्यूसेरियम स्पीसीज़ से या जेब्रेला स्पीसीज़ से, फंजाई का जेब्रेला स्पीसीज़ द्वारा इसका स्त्रावण किया जाता है। और ये फंगस जो हैं फ्यूसेरियम और जेब्रेला, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रेन्स में इनकी ग्रोथ होता है ना। ग्रेन्स लाइक कॉर्न हुआ, है ना, गेहूँ हुआ, बारले हुआ, है ना, बाजरा, ये सब चीज़ों में उनका ग्रोथ हो जाता है। फंगस का अगर ग्रोथ हो गया है तो उस फूड मटेरियल को अगर कोई खाता है तो उसमें फूड टॉक्सिसिटी दिखेगा उस व्यक्ति में। और वो फूड टॉक्सिसिटी क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जनरली फीमेल में कम हो जाता है ना। इसके अलावा एडमेटस वल्वा हो जाता है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्लेन फूड टॉक्सिसिटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। फूड टॉक्सिसिटी आहार विषाक्तता क्या होता है उसको उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, प्लस इसका प्रिवेंटिव मेजर बताइए। प्रिवेंटिव मेजर में जैसे केन फूड वगैरह या प्रिजर्व फूड वगैरह जो भी है, एक बार उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि कैसा वो लीक तो नहीं है, या एक्सपायरी उसका देखना चाहिए कि एक्सपायर्ड तो नहीं है। कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट वगैरह लेकर आइए तो धोकर उसको खाना चाहिए, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, ढक के रखना चाहिए या उसका प्रिजर्व करके रखना चाहिए, है ना। ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको आप लिखें। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे एंडोजेनस फूड टॉक्सिसिटी क्या होते हैं उसके बारे में आप लिखिए, और बैक्टीरियल फूड टॉक्सिसिटी या फूड पॉइजनिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको। फंगल फूड पॉइजनिंग क्या होता है उसके बारे में, और फूड एलर्जी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और फूड पॉइजनिंग के बारे में टोटल दो वीडियो में मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो
हम बात करेंगे एनिमल वेनम एंड पॉइजन्स का। सो फॉर देन, थैंक यू।